तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 10 इन साइंस बुक। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है जीवों में श्वसन। हम जैसे जीव हैं, हम लोग सांस कैसे लेते हैं। श्वसन का मतलब सांस लेना। तो इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। वन डे बूजो वॉज एगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। बूजो एक दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहता था। Who were coming for the town after 1 year। वो 1 साल के बाद टाउन आ रहे थे, मतलब सिटी आ रहे थे। He was in the real bus stop. Real hurry was the wanted to receive them at the bus stop। वो उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि हाँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलूँगा, तो मेरे को बस स्टॉप पे कैसे जल्दी पहुँचना है। He ran fast and reached bus stop in a few minutes। वो बहुत तेज़ भागा और कुछ ही मिनटों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बस स्टॉप पे पहुंच चुका था। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। वो बहुत तेज सांसें लेने लगा। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा, बूझो तुम इतनी जल्दी जल्दी सांसें क्यों ले रहे हो। बूजू टोल्ड हर डैड द केम रनिंग आफ्टर विद द वे। मतलब उसने बताया कि दादी माँ, मैं बहुत तेज भाग भाग के आया, तो इसलिए मेरी सांसें बहुत तेज फूल रही हैं। तो फिर उसकी बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन माइंड। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। उसके दिमाग में वो क्वेश्चन होता है कि अगर हम तेज भागते हैं तो हमारी सांसें ऊंची नीची क्यों होती है। The answer to Bujo's question lies in the understanding why we breathe। उसने सोचा ये इसका आंसर मेरे को कौन देगा, इस क्वेश्चन का आंसर। तो वो सोचता है हम सांसें क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। वाई डू वी रेस्पायर। हम रिस्पायर मतलब रेस्पिरेशन का मतलब हम सांस क्यों लेते हैं, है ना। तो इस वजह से इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड टू स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स सेल कॉल्ड सेल्स। हम जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा ही होगा कि छोटे छोटे कण जैसे छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं ना, छोटे छोटे से कण, उनको सेल्स कहते हैं हम लोग। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेल है वो छोटा सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ईच सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जैसे हर एक सेल मतलब ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे सर्टेन फंक्शंस करता है कि कई होते हैं न्यूट्रिशंस में, जैसे फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन सर्टेन करते हैं, मतलब कुछ फंक्शन सर्टेन का मतलब कुछ होता है। तो इसमें कुछ फंक्शंस वह न्यूट्रिशन के होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। To perform these functions, the cell needs energy. To perform these functions in the cell needs energy। हम हर एक कण को मतलब जैसे हर एक सेल है, छोटे छोटे से सेल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे स्ट्रक्चरल होते हैं और फंक्शनल होते हैं, उनको हम वो हर एक छोटे छोटे यूनिट्स सेल्स में होते हैं। तो वही है, इसमें भी वो सेल्स परफॉर्म करते हैं नीड्स एनर्जी, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है उन सेल्स को। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग। हम लोगों को मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि खाना खाओ, अच्छे से रहो। हम लोग ये सब क्यों करते हैं, जैसे हम लोग खाने में भी सांस की ज़रूरत पड़ती है, सोने में भी सांस की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ने में भी हमें सांस की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। वी रिक्वायर एनर्जी। हम एनर्जी क्यों लेते हैं। बट वेयर डज दिस एनर्जी केम फ्रॉम। ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आपके पेरेंट्स, आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपको खाना खाने के लिए क्यों कहते हैं।
आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन स्ट्रक किया होगा आपके माइंड में। तो वही बता रखा है इसमें कि आपके पेरेंट्स खाना खाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आप जब आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। द फूड्स हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, वो फूड है हमारा, वो एनर्जी को स्टोर करता है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो इसलिए रेस्पिरेशन रिलीज होती है उससे। Therefore all organisms require to get energy from food. जैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पायर करते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स, वो भी एनर्जी वो हमारे को फूड से मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, हम जैसे सांस लेते हैं तो वो हमारे एयर में होती है। जैसे आसपास जैसे आपकी कोई भी एयर है, एयर हमारे को कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। तो पेड़ हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और जब रात हो जाती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम उनको ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए रात में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यू नो डैट एयर कंसिस्ट ऑक्सीजन, इसमें भी यही है कि कि क्या कंसिस्ट करते हैं ऑक्सीजन हमें। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग एयर बाहर करते हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा में हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर we breathe in is transported to all part of the body and ultimately to each cell, वो हर एक सेल में जैसे छोटे से सेल्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो उसमें जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो सेल्स के अंदर छोटे सेल्स के अंदर हमारे अल्टीमेटली बहुत सारी वो चले जाते हैं, एयर मतलब ऑक्सीजन। तो वही बता रखा है इसमें भी। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो खाना है हमारा वो सेल्स के अंदर जाके टूटता है ऑक्सीजन और फूड की मदद से। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज एनर्जी, वो जब खाना टूटता है हमारा सेल्स में जाके तो उससे हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे से सेल्स हैं तो ये हर एक उसमें होते हैं, हर प्लेस पे होते हैं, हर एक इंसान के अंदर होते हैं। मतलब हर प्लेस का मतलब जैसे हमारी बॉडी है उसके हर एक जगह हमारे सेल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। जैसे इन द सेल, जैसे हमारे सेल्स के अंदर, और हम फूड को ग्लूकोज कहते हैं, वो छोटे कण मतलब छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं हमारा खाना, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें। मतलब जैसे जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारे मुँह सलाइवा आता है, तो वो हो गया हमारा वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं तो सलाइवा जो हमारे साथ आती है वो सलाइवा हमारे मुंह में रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और उससे हमारा खाना टूटता है और वो उसमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत लगती है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमारे को एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है खाना टूटने में। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो हमारा बिना ऑक्सीजन के हमारा खाना टूट जाता है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, हम अब ये देखेंगे यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में खाना कैसे टूटता है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमारा ग्लूकोज मतलब खाना फूड, और वो हमारी ऑक्सीजन होती है जब भी टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इसमें ना तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो इसमें यही बता रखा है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का है। यू शुड नो दैट देयर आर सम organisms such as yeast that can survive in the absence of air, जो yeast है वो बिना मतलब जैसे बिना हवा के भी वो जीवित रह सकता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, इनको एनारोब्स भी कहते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू
एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे इसमें बता दिया अब, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोब्स में कोई फ़र्क नहीं है कि हमारे को उसमें भी एनर्जी मिलती है, मतलब वो उनको भी एनर्जी मिलती है यीस्ट को। वो एनारोबिक और एरोबिक में, एनारोबिक और एनारोब्स में दोनों में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों में हमारे को एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। In the absence of oxygen, glucose breaks down into the alcohol and carbon dioxide as given below. देखो अब इसमें बता दिया है कि जो हमारा खाना है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस से टूट जाता है ना। तो इसमें भी ये बता रखा है जिसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जिसे हमारा खाना है वो बिना हवा के टूट सकता है, अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी होती है। वही चीज़ें हमारी उसमें बिना उसमें टूट सकती है, जिनके अंदर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होती है। तो उनको हम कहते हैं एनारोब्स, मतलब जो बिना हवा के जी सकते हैं। Yeast are the single-celled organisms. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. Yeast एक single-celled है organisms का, तो वो रिस्पायर करता है बिना हवा के, उसका प्रोसेस होता है yield alcohol। तो और वो अल्कोहल हमारा वाइन में और बियर में दोनों में यूज़ आता है। Our muscle cells can also respire anaerobically, but only the short time. ये हमारे मसल्स के अंदर होता है एनारोबिक जैसे हमारे, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। When there is a temporary deficiency of oxygen, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है ऑक्सीजन के साथ। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, जैसे हम कभी फास्ट बहुत तेज भाग लेते हैं, साइकिलिंग कर देते हैं, वॉकिंग कर देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा घंटे तक, जैसे और हैवी वेट लिफ्टिंग, जैसे हम बहुत भारी सामान उठाते हैं, तो हमारे को हैवी एनर्जी की डिमांड होती है कि हमारे को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है जब। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिट, लेकिन हमारे को ऑक्सीजन जो है वो हमारे को लिमिटेड ही सप्लाई कर सकती है हमारे को एनर्जी। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। जैसे मसल्स के अंदर हमारा होता है, डिमांड करती है मसल्स, जब अगर हम ज़्यादा भाग लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं और हैवी वेट उठा लेते हैं, तो हमारी मसल्स को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है एनर्जी की। ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है, उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी होती है। Have you ever wondered why you get muscle cramps after the heavy? तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हम जब मतलब जैसे हमारी मसल्स हैं वो ज़्यादा काम कर लेती है, हैवी एक्सरसाइज कर लेती है, तो हमारे हाथ पाँव में पेन क्यों होने लगता है? The cramps occurs when मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली, क्योंकि वो बिना हवा के जीवित रह सकती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें वही बता रखा है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग उठा लेते हैं, तो हमारे को एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमारे हाथ पाँव में पेन होने लगता है। जैसे अगर आप साइकिलिंग कर लेंगे तो आपके लेग्स और शोल्डर्स में दर्द होगा, वॉक कर लेंगे तो आपके लेग्स में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, रनिंग कर लेंगे तो आपकी पीठ और लेग में दर्द हो सकता है। वेट लिफ्टिंग उठाने से आपकी शरीर पूरी बॉडी पेन कर सकती है, इस वजह से इसमें यही बता रखा है। द पार्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, तो इसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड हमारे खाने के अंदर, जो ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काउजेज मसल क्रैम्प्स, जैसे हमारे मसल्स हैं
तो उसको भी लैक्टिक एसिड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो भी जब अगर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो। वी गेट रिलीफ फ्रॉम कैंप्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मैसेज। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारी नसों में दर्द नहीं होता, हमारे हाथ पाँव में दर्द नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हमारी नसें उससे गर्म पानी से आम जाती है, मतलब हमारी नसें एकदम खुल जाती है, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है हमारा। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? हमारे गर्म पानी से नहाने से ये हमारे हाथ पाँव में दर्द कम होता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। तो इसमें वही बता रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इसका रिजल्ट हमें मिलता है कि जैसे हमारे सेल्स होते हैं वो दोबारा काम करना शुरू कर जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। इसमें भी वही बता रखा है। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे अब लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है जब हमारा खाना ऑक्सीजन के रिजल्ट में हो जाता है। ब्रीथिंग एक्टिविटी 10.1। क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। आप अपनी नॉस्ट्रल्स मतलब नाक है ना, और अपने मुंह को एकदम टाइट बंद कर लो कि आपको सांस कहीं से भी ना आए। तो आप फिर उसके बाद वॉच में देखो कि आपका कितना टाइम हो रहा है। आप ये देखो कि आप कितनी देर सांस रोक सकते हो। हाउ अ लॉन्ग वर कीप you able to keep both of close, not down the time for your could hold breath। मतलब आप कितनी देर अपनी सांस रोक सकते हो, कितनी देर रुकती है। तो आपको ये दिखेगा 10.2 में। देखो जैसे इस लड़की ने अपनी नाक बंद कर रखी है, मुंह बंद कर रखा है, तो उसको कहीं से भी सांस नहीं आ रही। ये वॉच में देख के अपना कर सकती है कि कितना मैंने अपनी सांसें रोक सकी। तो इसमें भी वही है। सो नाउ यू नो डैट कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। आप ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे अगर आपको ब्रीथिंग नहीं मिलेगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आप ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकते हो। इसलिए हमारे को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम जैसे बहुत हमारा मतलब ब्रीथिंग का मतलब है जैसे सांस अंदर लेना बहुत ज़्यादा और सांस छोड़ना बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप बिना सांस लिए बताना तो रह नहीं सकते। जैसे अब मैं सांस ले रही हूँ, मैं भी तो सांस ऊपर नीचे ही लूँगी विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जैसे अब अगर हम सांस लेते हैं तो अब अंदर की ओर लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सहेलेशन। हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2। तो हम वो बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम एक्सहेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच goes on all the time and throughout the life of an organism। तो इसमें यही बता रखा है, ये प्रोसेस हमारा हमेशा पूरी लाइफ चलता है। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate। और जैसे हम लोग कितनी देर में, 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेकिंग प्लेस अल्टरनेटली अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। जैसे हम ब्रीथ करते हैं अंदर और बाहर की ओर, तो वो अल्टरनेटली हमेशा चलता रहता है। ब्रीथ मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जैसे हम एक बार इनहेलेशन लेते हैं मतलब सांस को अंदर लेते हैं, और एक बार एक्सहेलेशन करते हैं मतलब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। Would you like to find out your breathing rate?
तो आपने कभी सोचा होगा कि जैसे ब्रीथिंग रेट हमारी कैसे आउट होती है, अंदर होती है. डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कंसिस्ट और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. लेट अस फाइंड डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसमें यही बता रहा था जैसे हमारी वेदर के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिक्वायरमेंट. जैसे अब सर्दियों के टाइम में हमारे को ऑक्सीजन में मतलब दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और गर्मियों में हमारा सही रहता है. तो यही हम एक्टिविटी में पढ़े थे. जनरल एक्टिविटी 10.2. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग. जैसे आप बिना सांस के तो रह नहीं सकते हो, तो इसमें वही बोल रखा है. हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर ब्रीथिंग रेट. आप काउंट कीजिए, जैसे आप अपनी घड़ी में देखिए, मतलब घड़ी में भी ना देखिए तो आप पहले ये देखिए कि आप कितनी देर पे, जैसे 25 हो रहे हैं तो 25 तक आप देखिए आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं. ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली. आप नॉर्मली ब्रीथ को मतलब जैसे सांस अंदर बाहर करते रहते हैं. फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. आप ये देखिए मैंने कितनी टाइम ब्रीथ अंदर की और कितनी बार बाहर. तो इसमें यही बोल रखा है. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड. आप कितनी बार इनहेलेशन कर रहे हैं और कितनी बार एक्सहेलेशन कर रहे हैं. नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, अ नंबर ऑफ ब्रीथ्स एंड टाइम. जैसे आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं और टाइम देखिए आपको कितनी देर हो गई. वैसे अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी रेस्ट कर रहा होता है तो उसकी 15 to 18 टाइम्स होती है, और अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी 25 होती है पर मिनट की, मतलब 1 मिनट की. आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग. आप मतलब थोड़ी सी देर चलने के बाद और रनिंग के बाद आप ये देखिए कि आपका कैसे कितनी सांस आ रही है आपकी. जैसे अब दौड़ के आई हूँ, दौड़ के आने के बाद मैं ये देखूँगी कि मैंने कितनी 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया. रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. आपके रेस्ट के बाद आप रेस्ट कीजिए और देखिए आपने कितनी देर रेस्ट किया, और उसके बाद आप अपनी ब्रीथिंग रेट भी गिनिए कि आपने पूरी की जितनी देर भी रेस्ट किया उतनी देर में आपने कितनी बार ब्रीथ किया. टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स. आप अपने मतलब ये फाइंड करके अपने कंपेयर मतलब जैसे अपने साथ वाले बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हम इतनी ब्रीथ कर सकते हैं, तो तुम लोग भी ये सब ट्राई करो. अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठ के कंपेयर कर सकते हो कि किसने कितना ज़्यादा लिया और किसने कम सांस ली. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट whenever a person needs extra energy. जैसे हमारे को ब्रीदिंग करने मतलब भागने दौड़ने के बाद हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. वो हर एक इंसान को चाहिए होती है, मतलब एनर्जी भी चाहिए होती है. उसको एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ही हो या लड़का हो या लड़की, दोनों को ही ब्रीथ फास्ट करते हैं वो, और उनको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन टू द सेल्स, सप्लाइड टू आवर सेल्स. तो कितनी बार सेल्स में हम लोगों ने मतलब कितनी ज़्यादा हम लोगों ने लिया. इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. आपने कितनी एनर्जी छोड़ी और कितनी एनर्जी आपने ली. डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर द फिजिकल एक्टिविटी. ये फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे आपको भूख लग रही है, जैसे कुछ भी हो रहा है, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी है. व्हेन यू फील ड्रॉजी डज यू ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन. तो जब आप खाना खा लेते हैं आपके अंदर एनर्जी आ जाती है तो आप ब्रीथिंग रेट थोड़ा लिमिट में करने लगते हैं. डू यू बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन अपने हिसाब से ले लिया थोड़ी थोड़ी, तो ब्रीथिंग के लिए उसको अब ज़्यादा वो नहीं चाहिए, इसलिए वो लिमिटेड ब्रीथ करते हैं हम लोग. फिर उसके बाद ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट
ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई बुजुर्ग आदमी रेस्ट कर रहा होता है तो उसकी पर मिनट की होती है 15 to 18 टाइम्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप 25 पर मिनट। जैसे हम भारी सामान उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हमारे को 25 टाइम्स होती है हमारी ब्रीथिंग रेट पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen। ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डीप ब्रीथ, जैसे आपने बहुत ज़्यादा कर लिया एक्सरसाइज तो आपको डीप ब्रीथ लेना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आप नॉर्मल लेंगे। एक्टिविटी 10.3 Figure 10.3 shows the various activities carried out by the person during a normal day। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें नॉर्मल डे में होती है, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, स्लीपिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज। जैसे अब आप वर्क करने जाते हो, रीडिंग, तो बस यही सब काम। कैन यू से इन विच एक्टिविटी, आप बता सकते हैं इस एक्टिविटी में क्या क्या हो रहा है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल द स्लोएस्ट एंड इन विच द फास्टर। आप बता सकते हैं किस में ब्रीथ ज़्यादा लगेगी और किस में ब्रीथ कम लगेगी। Assign numbers of the pictures in order, increasing rate breathing according the experience। आप अपने एक्सपीरियंस से इन पिक्चर्स में आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रीथिंग रेट सबसे ज़्यादा होती है, तो आप उसको मार्क करके अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, आप अपनी नाक से सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पास थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नसल कैविटी, आप पहले अपनी नाक से सांस लेते हैं और उसके बाद नसल कैविटी में जाते हैं। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, आपके विंड पाइप से होते हुए, मतलब आपकी नसल कैविटी से होते हुए विंड पाइप में, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में। तो इसमें ये बता रखा है लंग्स से पहले वो विंड पाइप में जाते हैं, थ्रू द विंड पाइप, वो विंड पाइप के द्वारा जाते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, जो हमारी लंग्स है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, मतलब है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड, तो हमारी रिब्स जो हैं, मतलब हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो कैविटी हमारी रिब्स की साइड में है। अ लार्ज मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायफ्रागम, तो एक उसके नीचे लार्ज मस्कुलर शीट, मतलब बहुत बड़ी शीट है। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, जैसे ये हमारी रिब्स हैं, इस साइड में हमारी रिब्स है सारी की सारी, ये जो आपको दिख रही है। यहाँ पे लंग्स भी दे रखे हैं, हमें रिब्स भी दे रखी है। इसके नीचे ये है, ये प्लेट सी बन रही है, तो ये हमारी डायफ्रागम है, ये हमारी डायफ्रागम है, तो इसलिए यही बता रखा है इसमें भी, तो उसको हम कहते हैं डायफ्रागम। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रागम द रिब्स केज। मैंने अभी आपको दिखाया कि हम जैसे जैसे सांस लेते हैं तो वही बता रखा है। अभी हम पढ़ेंगे कि डायफ्रागम और रिब्स के अंदर हमारे साथ जब हम सांस और इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या क्या होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमारी रिब्स हो जाती हैं ऊपर और बाहर की तरफ, और डायफ्रागम जो है वो अंदर की ओर, मतलब नीचे चला जाता है। दिस इन मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर शिज इनटू द लंग्स, मतलब जैसे ये काम हमारे चेस्ट कैविटी के साथ लंग्स के अंदर होता है। द लंग्स गेट फिल्ड द एयर ड्यूरिंग एक्सहेल, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, जैसे अब हमारी लंग्स जो है वो सांस से फिल हो गई है। जैसे आपने बहुत बड़ी सांस जैसे काफ़ी हैवी हो जाती है ना, डीप हो जाती है, मतलब जैसे मैंने लिया बहुत, मैं रनिंग करके आई हूँ अभी, तो मैं बहुत तेज सांस ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, तो जब हमारी लंग्स फिल हो जाती हैं तो वो छोड़ने की सोचती है, और जब छोड़ती है तब हमारी मुंह रिब्स हो जाती है डाउन, अंदर की ओर चली जाती है, और इनवर्ड्स जो हमारी रिब्स है वो अंदर की ओर आ जाती हैं, और डायफ्रागम जो है वो बाहर की ओर चला जाता है। वो अपनी फॉर्मल पोजीशन में ही रहते हैं, लेकिन
क्या, ना ही इधर से उधर होते, ना उधर से इधर होते। जैसे आपका हार्ट लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में नहीं आता, ऐसे ही बस ये भी रिब्स और डायफ्राम कभी चेंज नहीं होते, वो अपनी फॉर्मर वहीं के वहीं पोजीशन पे रहते हैं। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट द लंग्स। तो यही है। अभी आपको 10.5 में ये पिक्चर दिखेगी, तो मैं आपको जब दिखाऊंगी, दीज मोमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट। तो यही पिक्चर्स अभी आपको 10.5 में दिखेगी ईजिली। टेक अ डीप ब्रीथ। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी सांस लेते हो तो कीप योर पाम एंड द एब्डोमेन ऑन द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन मतलब आपका चेस्ट के नीचे, आपके नीचे एब्डोमेन होता है, तो वहाँ पे अपनी पाम, हथेली, वो आप अपने यहाँ पे रखिए और आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप फील कर सकते हैं कि हमारा डायफ्राम कहाँ पे है। हमारे लंग्स में जैसे हम कैसे सांस ले रहे हैं, डायफ्राम नीचे और ऊपर हो रहा है, तो आप यहाँ पे टच करके आप फील कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब पहले लर्न किया है कि चेंज होती है हमारा चेस्ट की साइज़, मतलब जैसे कैसे, जैसे आप सांस ऊंची लोगे तो आपकी चेस्ट भी बहुत ज़्यादा फैलेगी। Everyone was boasting that she and he could expand the maximum। तो आप ज़्यादा, हर एक लड़के और लड़की को बहुत ज़्यादा सांस भी लेनी पड़ती है और कम भी। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लासमेट्स। आप अपनी ये एक्टिविटी क्लासमेट्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपने एब्डोमेन के पास अपनी हथेली रखी है, हथेली रख के आप देख सकते हैं कि आपकी रिब्स कितनी फैल रही हैं, कितनी बंद हो रही है, या डायफ्राम कहाँ जा रहा है, ऊंचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप सब देख सकते हैं। तो अभी इसमें वही बताया हुआ है। तो अब आप इसमें देख ही सकते हैं, जैसे अब ये फेरनेक्स है, फेरनेक्स हमारे यहाँ ओरल कैविटी के पास है, तो नसल कैविटी के यहाँ नीचे ओरल कैविटी है, और ट्रैकिया हमारा फेरनेक्स के नीचे है। तो अब आप लंग्स से और रिब्स देख ही सकते हैं। रिब्स हमारी ये है 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये जो आपकी दिख रही है, ये मैं अब ले जा भी रही हूँ यहाँ पे यूँ करके। तो ये हमारी रिब्स है, और जो ये पिंक पिंक सी है ये हमारी लंग्स है, और जो ये है हमारी नीचे की और ये डायफ्राम है। एक्टिविटी 10.4 टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी विद द मेजरिंग टेप। तो आप अपनी चेस्ट कैविटी को जैसे मेजरिंग टेप आती है तो आप उससे देख भी सकते हो। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। तो आप अपनी 10.2 में ऑब्जर्वेशन, जैसे आपको मैंने 10.2 देखी भी थी आपने ऊपर टेबल, जैसे ये रही, इसमें आप खुद से कर सकते हो। जैसे आपने कितनी देर वॉक किया, कितनी देर सांस ली, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो एक्टिविटी 10.4 में भी ये बता रखा है कि आप टेबल 10.2 में ही फिल कर सकते हो। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन when expanded and indicate when classmate shows the maximum expansion of the chest। आप ये टेबल भर के अपनी क्लासी बच्चों के साथ कर सकते हो कि आपकी चेस्ट कितनी अगेन एंड अगेन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। तो एक्सपेंड मतलब खुल रही है, बढ़ रही है। तो आप अपनी क्लासमेट्स के साथ भी ये काम कर सकते हो, अपनी क्लासमेट्स को भी बोल सकते हो कि आप यही काम करो। when we can understand the mechanism of breathing by the simple model। तो अब आप सिंपल मॉडल, जैसे कोई भी मॉडल हो आपके, जैसे स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो आप उसमें, या फिर आपको कोई मशीन है तो उसमें कर रखा है, तो इसमें हम लोग मॉडल के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे अब आपको मैंने आपको बोला था 10.5 में ये है, तो जब हम सांस अंदर की ओर ले रहे हैं तब रिब्स बाहर की ओर जा रही है और डायफ्राम नीचे की ओर, और जब हम बाहर की ओर छोड़ रहे हैं सांस तब रिब्स अंदर की ओर जा रही है और डायफ्राम वापसी जा रहा है अपनी जगह पे, ऊपर हो रहा है वापसी। तो इसमें वही बता रखा है। एक्टिविटी 10.5
टेक अ विंड पाइप प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक बोतल लो, रिमूव द बॉटम, उसका ऊपर का काट दीजिए, उसका बॉटम साइड हटा दीजिए। येट अ वाई शेप्ड ग्लास ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब, एक प्लास्टिक ट्यूब से आप वाई बनाइए। इन द होल द लिड दैट द ट्यूब पास्ड, आप जो आपने जहाँ पे छेद दिया था ऊपर बॉटम साइड में, तो वहाँ पे आप अपनी वो ट्यूब घुसा दीजिए जो आपकी वो प्लास्टिक स्ट्रॉ है। मेक अ होल लिड एंड थ्रू पास इट, जैसे आपने ऊपर की ओर छेद किया तो आप उसमें घुसा दीजिए उसके बाद उस ट्यूब के अंदर। टू द फॉग्ड एंड टू द ट्यूब फिक्स, तो आपने वो बलून टू बलून चाहिए आपको, तो आप वो पाइप में फिक्स करिए। फिक्स करके इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एंड द शोन फिगर 10.7, आपको 10.7 में वो फिगर शो कर दी जाएगी। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक अ एयर टाइट, वो उसमें अंदर हवा भर दीजिए, और एयर टाइट मतलब उसमें ऐसे कर दीजिए कि कहीं से हवा ना आए। जैसे आप बंद कमरे में हैं तो आपको कहीं से हवा ना आए, वैसे ही उसमें भी करना है कि आपको बोतल लेनी है, उसमें बहुत सारी हवा भर देनी है, और बलून्स में भी। तो उसके बाद आपको ढक्कन ऐसा लगाना है कि आपकी एयर बाहर की ओर पास थ्रू ना हो। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल टाई to him the rubber plastic sheet using a large rubber band, जैसे अब आप अपना ढक्कन खोलोगे, ढक्कन खोलते के साथ आपकी सारी बॉटल की ढक्कन बाहर चली जाएगी, मतलब बॉटल में जो हवा थी वो सारी बाहर चली जाएगी। तो ये रही वो पिक्चर, जैसे अब इसने बॉटल का ढक्कन ऐसे किया तो इसमें अंदर बहुत सारी हवा है, तो आपके ये बलून्स फूले हुए हैं, और जैसे ही आपने हवा छोड़ दी सारे बलून्स पिचक गए। To understand the expansion of the lungs, आप अपने देख सकते हैं कि जैसे लंग्स हैं वो अंडरस्टैंड कैसे हो रहे हैं। पुल द रबर शीट, आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी ये जो बलून्स है टू बलून्स, ये लंग्स है हमारी, और इस रबर शीट में डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स, आप प्लास्टिक रबर शीट को जैसे बताया पुश कीजिए रबर को, प्लास्टिक रबर शीट को, इट मीन्स, और उसमें ऑब्जर्व कीजिए बलून में से क्या हुआ। डिड यू सी एनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे आपको बलून में, इसमें वही बता रखा है। What do the balloon in this model represent? What does the rubber sheet represent? रबर शीट में ऐसा क्या प्रेजेंट हुआ। Now you should be able to explain the mechanism of breathing, तो इसमें कैसे ब्रीथ होगा। Activity 10.6, take a cylinder, clean the test tube or the glass, तो टेस्ट ट्यूब एकदम साफ टेस्ट ट्यूब लीजिए, जैसे हम केमिकल में यूज़ करते हैं। आपको मैं टेस्ट ट्यूब दिखाती हूँ फिगर 10.8 में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो इसमें भी वही बता रखा है। आप ऐसी सी एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, वो प्लास्टिक बोतल में लगाइए। मेक अ होल इन लिड एंड फिक्स, जैसे वो प्लास्टिक बोतल उसमें प्योर सम फ्रेशली पोर्स लाइम वाटर, उसमें लाइम वाटर डालिए एकदम फ्रेश एकदम नया। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू, मैंने अभी आपको दिखाई थी जो पिक्चर वो इसी एक्टिविटी की है, तो उसमें बोला है कि उसमें स्ट्रॉ डालिए इन द होल के अंदर, इन द लिड इन सच अ वे डैट इट डिप्स द लाइम वाटर, वो स्ट्रॉ उसके अंदर डिप कीजिए। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू मिनट्स, उस स्ट्रॉ के साथ देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है। इज़ देयर अ चेंज इन
अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। अब लाइम वाटर के अंदर अपीयरेंस मतलब चेंज आएगा कुछ। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज इनटू द बेसिस डेट लर्न चैप्टर 6। आप ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आप चैप्टर 6 में ही पढ़ चुके हैं। You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. जैसे हम एक्सेल और इनहेल करते हैं हम लोग, तो वो गैसेस का मिक्सचर होता है। What do we exhale? क्या एक्सेल क्या होता है? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? क्या एक्सेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस के मिक्सचर ही होते हैं? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व डैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर। आप ये एक्सेलेशन मिरर पे कीजिए। जैसे आपने कोई, जैसे आप अब अपने शीशे पे कर सकते हैं मिरर पे, कि आपने बाहर की ओर सांस छोड़ी तो आपकी उस पर धुंध धुंध सी आ गई। कर सकते हैं आप ये अपना, तो इसमें भी वही बोल रखा है। the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhale and exhale air। तो इनहेल्ड होती है हमारे लंग्स में, जब इनहेलेशन करते हैं तब हमारे इनहेलेशन के लिए होती है 21% ऑक्सीजन और 16.4 एक्सेल में होती है ऑक्सीजन। और जब वैसे होती है तो और इनहेल में 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities ह्यूमन बींग्स। इनके अंदर भी हमारी तरह चेस्ट कैविटीज़ होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? और बाकी के ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ कैसे करते होंगे? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। जैसे इनके पास लंग्स है तो उनके पास भी लंग्स होती होगी क्या? कॉकरोच, अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच के पास छोटी छोटे से स्मॉल ओपनिंग्स होती है, जैसे इसमें दिखा रखी है, तो वही है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। अदर इंसेक्ट्स के भी क्या सेम ऐसी ओपनिंग्स होती होगी? दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इन ओपनिंग्स को हम स्पाइरेकल से कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। हमारे इन इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, तो उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, फॉर गैस एक्सचेंज करने का। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पाइरेकल्स। जैसे सांस लेते हैं ये लोग भी, जब सांस लेते हैं तब ये स्पाइरेकल्स के थ्रू सांस लेते हैं, वो भी ट्रैकियल ट्यूब्स में चली जाती है। फिर डिफ्यूज़ इनटू द बॉडी टिश्यूज़, उसके बाद डिफ्यूज़ होगी बॉडी टिश्यूज़ में जाती है, एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वो सेल्स के अंदर जाते हैं बॉडी के। सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरेकल्स। जब ये सांस छोड़ते हैं तो ये पहले सेल्स में जाते हैं, सेल्स के बाद ट्रैकियल ट्यूब्स में, और फिर स्पाइरेकल से बाहर चले जाते हैं। दीज एयर ट्यूब्स आर ट्रैकिया एंड फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट्स एंड नॉट एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मतलब इनके साथ और कोई एनिमल्स ग्रुप में नहीं होता। अर्थ फॉर्म्स, recall from chapter 9 of class 6 that earthworms breathe through their skin। आप पहले चैप्टर 9 में क्लास 6 में आप ये पढ़ चुके हैं कि वो अर्थवर्म ब्रीथ कैसे करते हैं, अपनी स्किन से करती हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। मॉइस्ट और स्लिमी होती है उनकी त्वचा, मतलब जैसे त्वचा मतलब आपकी स्किन कह सकते हो आप उसको, स्किन है मतलब, तो स्किन उसकी मॉइस्ट और एकदम स्लिमी, एकदम फिसली और गीली गीली सी होती है, वो भी छूने पे आपको लगेगी। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम। गैसेस जो है उसके आराम से, मतलब गैसेस मतलब हमारे सांस लेने और ऑक्सीजन अपने आप से हो जाती है, स्किन लेती है क्योंकि उसकी अपने आप सांस भी और छोड़ती भी वही है स्किन। थ्रू फॉग्स हैव
फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक अ ह्यूमन बींग्स। इनके पास भी लंग्स का पेयर होते हैं, फ्रॉग्स के पास भी, हाँ, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये स्किन से भी लेते हैं और अपनी लंग से भी लेते हैं। विच इज़ द मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इनकी भी स्किन मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। वो ब्रीथ और सर्वाइव कैसे करते हैं वाटर में। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लीव इन वाटर। जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर में, तो इसमें वही बता रखा है। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। वो कैसे सर्वाइव करते हैं अंदर, मतलब कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। तो इनके पास तो कोई साधन ही नहीं होता जो पानी में रहते हैं। लेकिन बट फ्रॉग के पास है। फ्रॉग स्किन से सांस लेता है पानी के अंदर और लैंड में लंग्स से। वो इसलिए क्योंकि पानी में कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है और लैंड पे जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, इसलिए उनको लंग्स से लेना पड़ता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश। मतलब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि यह फिशेज जो हैं वो गिल्स से सांस लेती है। हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। क्योंकि उन जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। जो गिल्स है वो जो फिशेज है वो अपनी गिल्स से सांस लेती है, जो उनकी स्किन पे है, जिसे आपको इस फिगर में दिखा भी रखा है। देखिए ये रही इसकी गिल्स और ये फिश है, तो वही है इसमें भी। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। वो बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि फिशेस गिल्स से सांस लेके कैसे ले पाती है, उनकी मतलब वो कैसे वो यूज़ करती है गिल्स। बहुत एक्साइटिंग की बात है समझने के लिए। गिल्स आर वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स। गिल्स जो है वो सब अपना ब्लड वेसल से सर्वाइव करती है, जीती है, सप्लाइड करती है। मतलब सर्वाइव तो नहीं कर सकती वो जो एक्सचेंज गैसेस हैं वो अपने ब्लड वेसल से करती है। जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना वो अपने ब्लड वेसल से करती है ये सब काम। Do plants also respire? Like other living organisms, plants also respire to their survival, as you have learned in classes. आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं। They also take in oxygen from the air. वो एयर के थ्रू एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो एयर सांस भी लेते हैं और छोड़ते भी हैं। In the cells, oxygen is used to break down of glucose into the carbon dioxide. वो सेल्स मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से यूज़ करते हैं खाना ब्रेक डाउन करने में हमारी तरह ही, और वो भी इन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे अब हमारे अंदर भी है वैसे ही इनके अंदर भी होता है। इन प्लांट्स each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. जैसे प्लांट का हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली होता है, अपने आप ही कर सकता है हर एक काम, कि वो एयर कैसे अंदर ले सकते हैं और कैसे बाहर। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1। आप ये चैप्टर 1 में भी लर्न कर चुके हैं पहले। दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। हम जैसे इनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रोमेटा, छोटे छोटे होते हैं। फॉर द एक्सचेंज गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो गैसेस को एक्सचेंज करने में, ऑक्सीजन लेने में और छोड़ने में हम लोग वो करते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, वो सारे लिविंग प्लांट्स जो हैं वो ऐसी सांस लेते हैं। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जो सारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं एनर्जी के थ्रू। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, उनके अंदर छोटे छोटे रूट्स जो है वो होते हैं, तो वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट, उनके पास स्पेस होता है बहुत ज़्यादा। तो आप देख भी सकते हैं, जैसे ये है जो ये पत्थर पत्थर से दिख रहे हैं आपको, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं।
तो ऐसे ही होता है। और जो आपको रूट भी दिख रही है और एयर स्पेस भी दिख रहा है, तो एयर स्पेस हमारे पास कितना सारा है, रूट भी बहुत सारी है हमारे पास, और सॉइल भी। रूट हेयर है ये, रूट हेयर हमारा ऐसा दिखता है मोटा मोटा, और आपको और भी रूट्स दिखाई जाएंगे अगर आपको पेड़ के थ्रू दिखाया जाए तो। कैन यू गेस वट वुड हैपन इज पॉटेड प्लांट इज ऑब्जर्वेशन। आपने गेस किया होगा कि पॉटेड प्लांट्स भी तो ऐसे ही करते होंगे, तो यस, हाँ ऐसे ही करते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन ऑफ द वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि इसमें हम लोगों ने सांस कैसे ली और कैसे छोड़ी। All living organisms need to respire to get energy needed for the survival. जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे सर्वाइव किया, तो इसमें आप लोगों ने वो पढ़ा, तो इसमें बस यही बताया था। बाय बाय, टाटा, सी यू। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी कुछ दिनों बाद।